नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन की कविता तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। प्रस्तुत कविता छायावादी कवियों की तरह प्रकृति चित्रण, रहस्यात्मकता तथा प्रकृति के प्रति मोह का वर्णन करती है। प्रकृति चित्रण के प्रति नागार्जुन का आकर्षण हम सभी जानते हैं। प्रस्तुत कविता भी नागार्जुन की इसी भावना को दर्शाती है। यह कविता छायावादी पृष्ठभूमि पर आधारित है तथा प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को प्रकृति के सुरम्य वातावरण में उन्मुक्त छोड़ देने का भाव प्रकट करते दिखाई देते हैं। नागार्जुन इस कविता में प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का सजीव चित्रांकन करते दिखाई देते हैं तथा स्वयं को प्रकृति के आगे विस्मृत कर देने का भाव सामने रखते हैं। कविता का प्रारंभ कवि रात्रि के अंतिम प्रहर के सौंदर्य का उद्घाटन करने से प्रारंभ करता है। पुनः वह सागर की उत्ताल तरंगों पर झूमती हुई नौकाओं को आगे ले जाने वाले नाविकों के जीवन के चित्र से प्रभावित होता है। इसके पश्चात वह हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं पर कालिदास के पदों को स्मृति में लाते हुए स्वयं को उसी वातावरण का भाग बना लेने की लालसा प्रकट करता है और अंतिम भाग में वह भोले भाले शिशुओं की बाल सुलभ मुस्कान के आगे स्वयं को निछावर कर देता है और अपनी प्रेयसी के सौंदर्य को, अपने व्यक्तिगत राग विरागों को भी विस्मृत कर देने का भाव प्रकट करता है। तो चलिए देखते हैं कविता की भाषा पर यदि हम दृष्टि डालें तो संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग कविता में किया गया है। मानवीकरण, उपमा, रूपक, रूपकाशयोक्ति आदि अलंकारों से सजी हुई है यह कविता। चलिए इस कविता का भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहा है, पहन शुक्र का कर्ण फूल जब पीछे की नीरव घड़ियों में रजनी को निखरा पाता हूं। शुक्र तारा, जिसको भोर का तारा भी कहा जाता है या ध्रुव तारा भी कहते हैं, जिसका उदय रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है, अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में शुक्र तारे के उदय के साथ जब मैं रात्रि रूपी सुंदरी को निखरा हुआ पाता हूँ, सुसज्जित पाता हूँ, नील गगन के नक्षत्रों को जब अविरल बिखरा पाता हूँ, नीले आकाश में टिमटिमाते हुए नक्षत्र आद्योपांत फैले हुए मुझे दिखाई देते हैं, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। तब मैं अपने व्यक्तिगत प्रेम को, मेरे जीवन के सभी भावनाओं को, राग विरागों को भूल जाता हूँ, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य के सामने व्यक्तिगत प्रेम, व्यक्तिगत जीवन मेरे सामने कोई स्थान नहीं रखता। तब मैं सारी बातों को भूलकर उसी सौंदर्य में खो जाना चाहता हूँ। जब ऋतुओं के संधि काल में विकृत वायु से आहत होकर आकुल, क्षुब्ध और उद्वेलित सागर की उत्ताल तरंगे, जब ऋतुओं के संधि काल में, अर्थात जब एक ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, तो हवा जो है वो अत्यधिक तीव्र हो जाती है और वातावरण पर इस संक्रांति काल का प्रभाव दिखाई देता है और उसके कारण आकुल सागर की लहरें मानो क्षुब्ध और व्याकुल होकर के वसुधा की मेखला चूमती, कि ऊपर उठ उठ के उछल उछल करके पृथ्वी को चूमना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात
जब ज्वार और भाटा का समय होता है, हाई टाइड लो टाइड जिनको हम बोलते हैं, चतुर नाविकों की नौकाएं जब उन पर निशंक घूमती, और ऐसी बड़ी बड़ी लहरों के बीच भी बिना भयभीत हुए निशंक भाव से चतुर नाविक अपने नौकाओं को आगे ले जाते हैं और अपने जीवन का उपक्रम करते रहते हैं। नाविकों का जो है वो लक्ष्य होता है मत्स्य आखेटन, मछली पकड़ना। तो अपने जीविका के लिए वो भयभीत हुए बिना उस उभरती हुई, उस उछलती हुई सागर की लहरों को भी भूल जाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। तब उनका साहसमय जीवन देख देख मैं लल जाता हूँ, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ कि उस साहसपूर्ण जीवन के आगे मैं तुम्हारा प्रेम भी कुछ क्षणों के लिए विस्मृत कर देता हूँ और मैं सब कुछ भूल करके उनके उस साहसपूर्ण जीवन को ही देखता रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं भी इस तरह का जीवन यापन कर पाता। रंग बिरंगे फूलों वाली हरियाली से ढकी पहाड़ी, विविध फूलों के सौंदर्य से परिपूर्ण, चारों तरफ हरी हरी चादरों से ढकी हुई, देवदारू और सरो चीड़ की कोसों फैली हुई कतारें। पर्वतीय प्रदेशों में ही देवदारू और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। उन ऊंचे हिममय शिखरों के अद्भुत और विचित्र नजारे, उन हिममय बर्फ से आच्छादित शैल शिखरों के नजारे इतने अद्भुत और विचित्र हैं जो देखने वाले को बरबस ही अपने मोह में, अपने मोह पाश में आबद्ध कर लेते हैं, बांध लेते हैं। इन दृश्यों के बीच बैठ जब कालिदास के पद गाता हूँ तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। हिमालय की इस अनित्य सौंदर्य का जब मैं पान करता हूँ, जब इस सौंदर्य का भाग में बन जाता हूँ, तब इस सौंदर्य के बीच बैठ करके मैं कालिदास की कल्पना को साकार करने लग जाता हूँ, उसी कल्पना में खो जाता हूँ और तब मैं कुछ समय के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत प्रेम और अपनी प्रेयसी तक को भूल जाता हूँ। जब अबोध चित्त शिशुओं से घिरकर मुदित चित्त बैठा होता हूँ, कहते नहीं है कि वात्सल्य रस, शिशुओं की सुंदर छटा दुनिया में सभी सुंदर वस्तुओं से अधिक अनमोल है। इसी अनमोल धरोहर के लिए सूरदास को आज हिंदी साहित्य याद करता है, हमेशा स्मरण करता है। तो जब अबोध शिशुओं के सौंदर्य से घिर कर मैं बैठा होता हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देखकर। बिना हेतु वे हंस पड़ते हैं, मैं भी कुछ मुस्कुरा देता हूँ कि वो शिशु अचानक से ही बिना किसी कारण से ही नए व्यक्ति को देख करके हंसने लग जाते हैं और उनकी उस बाल सुलभ मुस्कान के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा सौंदर्य भी मुझे हेय प्रतीत होता है और मैं भी उनकी प्रसन्नता में सम्मिलित होकर के प्रसन्न होने लगता हूँ, मुस्कुराने लगता हूँ। जब सहस्त्रदल कमलों का सा खिला हुआ उनका मुखमंडल तनिक ध्यान में भी लाता हूँ तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ कि जब कमल के समान सुंदर खिला हुआ उनका मुखमंडल मेरी स्मृति में आता है तब भी मैं अपनी प्रेमिका को भूल जाता हूँ। अर्थात प्रकृति के सौंदर्य, शिशुओं की निर्मलता, शिशुओं का कोमल स्वभाव, उनकी मनमोहनी मुस्कान, इन सब के आगे मेरे व्यक्तिगत जीवन के राग विराग, सुख दुख, प्रेम कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं और मैं स्वयं को भूल करके इनके सौंदर्य में खो जाता हूँ और इसी परिवेश का भाग बना रहना चाहता हूँ। तो हमने देखा कि प्रस्तुत कविता में किस तरह से नागार्जुन ने सौंदर्य के भिन्न भिन्न चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति का मानवीकरण अलंकार जो है वो प्रस्तुत किया है कि रात्रि रूपी सुंदरी को शुक्र रूपी तारे का कर्ण फूल पहन करके वो निखरे हुए पाता है और इन सुंदर चित्रों के आगे वो स्वयं को भी विस्मृत कर देता है। तो बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत ही सुंदर इसका भाव है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।